आप सभी को सुप्रभात। मैं पंकज जैन, सहायक प्राध्यापक विधि BCS शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी छत्तीसगढ़। आज मैं आपको आपके पाठ्यक्रम दीवानी प्रक्रिया संहिता एवं परिसीमा विधि के अंतर्गत आज्ञप्ति के निष्पादन के बारे में प्रकाश डालना चाहूंगा। एक्सक्यूशन ऑफ डिक्री, आज्ञप्ति का निष्पादन, इसके संबंध में दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 36 से लेकर 74 तक में एवं आदेश 21 में प्रकाश डाला गया है। आज्ञप्ति का निष्पादन, सर्वप्रथम मैं बताना चाहूंगा कि न्यायालय द्वारा यदि कोई आदेश दिया जाता है या कोई डिक्री दी जाती है तो ऐसा आदेश या ऐसी डिक्री तब तक अर्थहीन है जब तक उसका निष्पादन न कर दिया जाए। अतः आदेश और डिक्री का निष्पादन किया जाना अनिवार्य है। डिक्रीदार वह व्यक्ति होता है जिसके पक्ष में या तो डिक्री पारित की गई है या आदेश दिया गया है, और निर्णीत ऋणी वह व्यक्ति होता है जिसके विरुद्ध डिक्री पारित की गई है या निष्पादन योग्य आदेश दिया गया है। अतः जब कभी निर्णीत ऋणी डिक्रीदार के पैसे को नहीं चुकाता या उसके ऋण को नहीं चुकाता तो डिक्रीदार जो है न्यायालय से ऐसे निष्पादन की मांग कर सकता है कि वो डिक्री का निष्पादन करे। इस प्रकार केवल डिक्री पारित करने या आदेश दे देने से प्रतिवादी इस मामले में जो डिक्रीदार होता है उसके हित की रक्षा नहीं होती। अतः ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से डिक्री या आदेश का प्रवर्तन कराया जा सके उसे निष्पादन की प्रक्रिया कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं निष्पादन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से डिक्री या आदेश का न्यायालय के माध्यम से निष्पादन कराया जा सकता है। इसी निष्पादन आज्ञप्ति के निष्पादन का वर्णन दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 36 से लेकर 74 तक में और आदेश 21 में किया गया है, जिसके बारे में मैं आपको प्रकाश डालूंगा। सबसे पहले हम देखेंगे आज्ञप्ति के अधीन धन के संदाय की रीतियां। डिक्री के अधीन जो धन का भुगतान किया जाता है निर्णीत ऋणी के द्वारा, वह धन का भुगतान 3 प्रकार की रीति से किया जा सकता है। पहला, निर्णीत ऋणी वह धन जो वो डिक्रीदार का चाह रहा है उसे सीधे न्यायालय में जमा कर सकता है या किसी बैंक के माध्यम से या मनी ऑर्डर के माध्यम से न्यायालय में भेज सकता है। दूसरी रीति है जो डिक्री मूल ऋणी होता है वह राशि सीधे न्यायालय को नहीं दे वरन न्यायालय के बाहर सीधे डिक्रीदार को दे दे या बैंक के माध्यम से या मनी ऑर्डर के माध्यम से सीधे डिक्रीदार को वह राशि का भुगतान कर दे। और तीसरा, डिक्री पारित करने वाला न्यायालय ऋण को चुकाने के लिए अन्यथा कोई निर्देश दे तो उस निर्देश और उस रीति से भी मूल ऋणी अपने ऋण का भुगतान कर सकता है। अतः मूल ऋणी डिक्रीदार को न्यायालय के माध्यम से या सीधे 3 प्रकार से ऋण का संदाय कर सकता है। यदि बाई दफे मान लीजिए ऋण का संदाय इस तरीके से किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में जब डिक्रीदार को ऋण का संदाय किया जा रहा है तो उसमें कौन कौन सी बातों का उल्लेख किया जाएगा। नंबर 1, मूल वाद संख्या क्या है उसका उल्लेख होगा। पक्षकार कौन कौन से हैं उसके नाम का उल्लेख होगा। प्रेषित धन का समायोजन किस प्रकार किया जाए, क्या वह धन मूलधन है, चाहे ब्याज है कि खर्च के लिए है, इस बात का पूरा उल्लेख होगा। निष्पादन मामलों की संख्या, यदि ऐसा मामला लंबित है तो निष्पादित मामलों की संख्या क्या है उसका उल्लेख होगा। और संदायकर्ता का नाम, पता, धन का भुगतान कौन कर रहा है, संदायकर्ता का नाम और उसका पता, ये सारी बातों का उल्लेख किया जाएगा। इस प्रकार इन 3 रीति से मूल ऋणी न्यायालय के माध्यम से या सीधे डिक्रीदार को अपने धन का भुगतान कर सकता है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, डिक्री निष्पादित करने वाला न्यायालय। धारा 38 कहती है कि डिक्री का निष्पादन कौन कौन सा न्यायालय कर सकता है। इसके संबंध में 2 बातें हैं। धारा 37 बोलती है कि 4 प्रकार का न्यायालय डिक्री का निष्पादन कर सकता है। पहला, प्रथम वाद का न्यायालय। डिक्री का निष्पादन वह न्यायालय कर सकता है जो प्रथम बार का न्यायालय हो, जिस
जिसने डिक्री पारित की है वही न्यायालय उसका निष्पादन कर सकता है। दूसरा, अपीली डिक्री के मामलों में भी यदि डिक्री की कोई अपील की जाती है तो अपीली डिक्री के मामलों में भी प्रथम बार का जो न्यायालय है वो डिक्री का निष्पादन कर सकता है। तीसरा, जहां प्रथम बार का न्यायालय विद्यमान न हो तो ऐसी स्थिति में ऐसा न्यायालय डिक्री का निष्पादन कर सकता है जो उसके विचारण करने का अधिकार रखता हो। और चौथा, जहां प्रथम बार का न्यायालय जो है यदि वो डिक्री के निष्पादन करने का क्षेत्राधिकार न रखे तो ऐसी स्थिति में वह न्यायालय डिक्री का निष्पादन कर सकेगा जिसे ऐसा निष्पादन के विचारण करने का क्षेत्राधिकार दिया गया हो। अतः धारा 37 में उन 4 प्रकार के न्यायालय का वर्णन किया गया है जो डिक्री का निष्पादन स्वयं कर सकते हैं। धारा 38 के बाद हम देखेंगे 37-38 के बाद धारा 39 बोलती है कि कभी कभी डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय डिक्रीदार की प्रार्थना पर किसी अन्य न्यायालय को भी मामला अंतरित कर सकता है और उस अन्य न्यायालय के माध्यम से भी डिक्री का निष्पादन करा सकता है। अतः धारा 39 के अनुसार डिक्रीदार के आवेदन पर डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय किन किन न्यायालय में मामले को अंतरित कर सकता है मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला, यदि डिक्री अन्य न्यायालय यदि मूल ऋणी जो है वो डिक्री निष्पादन करने वाले न्यायालय से भिन्न किसी अन्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार में निवास करता है, कारोबार करता है या लाभ के लिए कार्य करता है तो डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय उस अन्य न्यायालय को मामला भेज सकेगा। दूसरा, यदि ऋणी की संपत्ति अन्य न्यायालय की सीमाओं में है, यदि मूल ऋणी की अधिकांश संपत्ति या संपत्ति का अधिकांश भाग डिक्री के निष्पादन करने वाले न्यायालय में नहीं है वरन उस अन्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है तो भी मामला उस अन्य न्यायालय को अंतरित किया जा सकता है। तीसरा, यदि डिक्री सीमा के बाहर स्थित अचल संपत्ति के विक्रय और परिधान का आधार देती है, यदि मूल ऋणी की जो अचल संपत्ति है उसका विक्रय और उसका परिधान का जो अधिकार है वो डिक्री निष्पादन करने वाले न्यायालय से भिन्न उस अन्य न्यायालय की सीमा में है तो उस अन्य न्यायालय को भी यह अधिकार दिया जा सकता है। और चौथा, अन्य कारण, डिक्री निष्पादन करने वाला न्यायालय अन्य कारण से भी डिक्रीदार की प्रार्थना पर या उसके आवेदन पर स्वयं निष्पादन न करके उस अन्य न्यायालय को निष्पादन के लिए भेज सकती है। अब हम देखेंगे यहाँ पर धारा 39 के अधीन किसी अन्य न्यायालय के डिक्री भेजने की अंतरित न्यायालय की शक्ति। धारा 42(2), जिस न्यायालय में मामला अंतरण किया गया है उस न्यायालय को क्या क्या शक्ति होगी इसका वर्णन अधिनियम की धारा 42(2) में किया गया है। पहला, धारा 39 के अधीन किसी अन्य न्यायालय को निष्पादन हेतु डिक्री भेजने की शक्ति। जिस न्यायालय में मामला आया है वह स्वयं धारा 39 की शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी कारण से किसी अन्य न्यायालय को डिक्री का निष्पादन करने के लिए पुनः भेज सकता है। धारा 50 के अधीन मृत निर्णीत ऋणी के विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिक्री के निष्पादन की डिक्री। धारा 50 की शक्ति का प्रयोग करते हुए मृत निर्णीत ऋणी का जो विधिक प्रतिनिधि है उसके विरुद्ध भी वह डिक्री के निष्पादन की शक्ति का प्रयोग अंतरित न्यायालय कर सकता है। और तीसरा, डिक्री को कुर्क करने के लिए आदेश देने की शक्ति का प्रयोग अंतरित न्यायालय कर सकता है। अतः धारा 42 की उपधारा 2 में, धारा 42 में 2 में जो बताया गया है यही बताया गया है कि जो अंतरित न्यायालय है वह भी किन किन परिस्थिति में मामले को अन्य न्यायालय को भेज सकेगा। निष्पादन हेतु आवेदन आदेश नियम 10। निष्पादन हेतु आवेदन या आदेश अधिनियम के आदेश 21 में और नियम धारा 10 से 23 तक में वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि डिक्रीधारी न्यायालय या प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष आवेदन करेगा। इसमें डिक्रीधारी जो है आवेदन करेगा लेकिन आवेदन करने का एक प्रोफार्मा होगा। आवेदन का प्रोफार्मा क्या होगा इसमें बताया गया है कि आवेदन के प्रोफार्मा में जब कभी डिक्रीधारी डिक्री का निष्पादन कराना चाहता है तो इसमें भी नियम है। नियम यही है कि वो वाद के पक्षकार के बीच में होना चाहिए। जो मामला है वाद के पक्षकार के बीच में हो और उसके लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा।
आवेदन में वाद संख्या लिखी होगी, पक्षकार का नाम लिखा जाएगा, डिक्री की तारीख लिखी जाएगी, क्या डिक्री के विरुद्ध अपील हुई है या नहीं हुई है, इस बात का अध्ययन होगा, क्या कोई समायोजन हुआ है अर्थात मूलधन के लिए, ब्याज के लिए या खर्चे के लिए, इसका वर्णन होगा, और डिक्री के मध्य जो शोध्य रकम कितनी है इस बात का वर्णन होगा, और जो भी खर्चे हैं इसका पूरा पूरा वर्णन आवेदन पत्र में किया जाएगा। क्योंकि डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय तब तक निष्पादन नहीं करेगा जब तक कि डिक्रीदार उस संबंध में आवेदन न दे, उसके आवेदन के बाद ही निष्पादन की कार्यवाही प्रारंभ होगी। इसके बाद देखेंगे निष्पादन को रोका जाना। कभी कभी डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय कोई पर्याप्त हेतु होने पर निष्पादन को रोक सकता है। यदि कोई पर्याप्त कारण विद्यमान है तो निष्पादन करने वाला न्यायालय निष्पादन की कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाएगा, वरन उस कार्यवाही को वहीं रोक सकेगा ताकि जो मूल ऋणी है वह अपना सक्षम हो सके, वो अपने आप को सक्षम बना सके। अतः कुछ कारण होने पर निष्पादन की कार्यवाही को रोका भी जा सकता है। उसके बाद हम देखेंगे निष्पादन की रीतियां। निष्पादन की यहाँ पर 4 रीतियां बताई गई, गिरफ्तारी और निरोध, संपत्ति का कुर्की, संपत्ति का विक्रय और आस्तियों का विवरण। ये निष्पादन की 4 रीतियां भी बताई गई है। इसके बाद जो अंतिम पॉइंट वो हम देखेंगे, ऐसा प्रश्न जिसका अवधारण डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय करेगा। धारा 47 में बताया गया कौन कौन से प्रश्न का अवधारण डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय करेगा। पहला, ऐसा प्रश्न जो उनके मध्य हो जो वाद के पक्षकार हो। प्रश्न वाद के पक्षकार के बीच होना चाहिए, और प्रश्न ऐसा होना चाहिए जिसमें निष्पादन में गलती से ली गई संपत्ति का प्रश्न हो, संपत्ति के विक्रय का प्रश्न हो, एक पक्षी डिक्री का प्रश्न हो, संपत्ति के विक्रय और परिधान संबंधी प्रश्न हो, या समायोजन संबंधी प्रश्न हो। इस प्रकार डिक्री का निष्पादन, एक्सक्लूशन ऑफ डिक्री का वर्णन अधिनियम की धारा 36 से 74 तक में किया गया, जिसमें कहा गया कि जब तक न्यायालय द्वारा दी गई डिक्री या आदेश का प्रवर्तन न हो सके, निष्पादन न हो सके, तब तक डिक्री या आदेश अर्थहीन होता है। अतः इस धारा में डिक्री के निष्पादन के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, डिक्री के निष्पादन के संबंध में जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उसको हमने 6 शीर्षकों के अध्ययन किया। अतः डिक्री का निष्पादन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डिक्री या आदेश का प्रवर्तन जिस माध्यम से कराया जाता है उसे ही डिक्री का निष्पादन कहा जाता है।